ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बस इसी तरीके से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 10 मासूमों को जरा सी खांसी हुई थी। माता पिता ने राहत के लिए कोल्ड ड्रिंक नाम सिरप दिया। हम और आप भी अपने बच्चों को खांसी हो जाती है तो ऐसे ही कफ सिरप दे देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में कफ सिरप 10 बच्चों का कातिल बन गया। आज भी छिंदवाड़ा की एक और मासूम बच्ची की सिरप पीने के बाद किडनी फेल होने की वजह से मौत हो गई। योगिता नाम की ये बच्ची, इसका नागपुर में इलाज चल रहा था। इन बच्चों के माता पिता ने सोचा भी नहीं था कि खांसी का सिरप उनके बच्चों को मौत की नींद सुला देगा। बड़े भरोसे के साथ इन बच्चों के माता पिता ने सरकारी अस्पताल से लाया गया एक कफ सिरप उन्हें पिलाया था, और अब एक जांच रिपोर्ट से पता चला है कि ये कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप नहीं है, बल्कि ये जहर से भरी शीशी है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए आप। रात में बुखार चढ़ा था 12-1 बजे, तो मैंने सोची इतने रात को कहाँ पे आएंगे, इसलिए मैंने वो दवा पिला दी थी। मेरे बच्चे की मौत किडनी इन्फेक्शन में हुई है। सबसे पहले मौत उसी की हुई थी? हाँ, मेरा इकलौता बेटा था जिसकी मौत किडनी इन्फेक्शन में सबसे पहले हुई है। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। वाह मंत्री जी, क्या शानदार काम किया है आपने। आपकी तारीफ के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। कैसे कर लेते हैं आप। तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट मिली और आपने तुरंत एक्शन ले लिया, वरना हमारे नेताओं और मंत्रियों की कुर्सी तो उन्हें ऐसे चिपका कर रखती है कि काम करने के लिए उठने ही नहीं देती। लेकिन आपने जो किया है ना, उसकी तो बस क्या ही तारीफ करें। ये माननीय मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला है। इनके ही बलवती कंधों पर उप मुख्यमंत्री पद की भी भारी जिम्मेदारी है। भार इतना ज्यादा है कि कफ सिरप से छिंदवाड़ा में 10 बच्चों की मौत हो गई, तब भी ये कोई कदम नहीं उठा सके थे। हाँ, ये जरूर कह रहे थे कि कफ सिरप में कोई कमी नहीं है। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे, और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। अब मध्य प्रदेश की सरकार को तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट देखने के बाद स्वास्थ्य मंत्री और मोहन यादव सरकार को पता चला कि जो कफ सिरप ये अपने सरकारी अस्पतालों में बच्चों को बांट रहे हैं, वो सिरप नहीं बल्कि जहर है, जहर। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त उस रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सैंपल में मिलावट पाई गई है। इसमें 48.6% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिला है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर कह रहे हैं कि कफ सिरप में 0.1% डाइथिलिन ग्लाइकोल मिलाया जा सकता है। इससे जरा सी भी ज्यादा मात्रा उनके लिए जानलेवा हो सकती है, लेकिन यहाँ तो लिमिट से कई गुना 48.6% केमिकल मिलाया गया है। इसमें डाइएथिलाइन ग्लाइकोल जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट हो सकती है उससे ज़्यादा पाया गया है। ये जो रिपोर्ट है वो 48.6% बता रहे हैं WV, जबकि परमिसिबल कितना है? 0.1% है। ये तो बहुत ज़्यादा है सर, ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीला कंटेंट इसमें एक तरह से मिलाया गया था। बिल्कुल, इसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, और ये पूरे प्रदेश में इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। कंपनी का जो क्यूए डिपार्टमेंट होगा, क्वालिटी कंट्रोल, जहां से किसी भी बैच को, किसी भी दवा को चेक करके पास किया जाता है कि हाँ ये सही तरीके से बनी है, इसके मानक सही है, इसके ड्रग सही है, इसके अंदर जो एक्सेसन मिलना चाहिए तो वो सही है, सारी चीज सही है। तो वो क्वालिटी कंट्रोल में चेक किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल ही कहीं ना कहीं से फॉल्ट है, इसको तरीके से इस दवा को चेक नहीं किया गया है। सोचिए, मोहन यादव सरकार में मासूमों की जान से कैसा खिलवाड़ हो रहा है।
यहाँ तो बच्चों के कफ सिरप की शीशी भी पूरी तरह जहर से ही भरी थी। आपको ये भी बता दें कि इस केमिकल का इस्तेमाल पेंट और दूसरे इंडस्ट्रियल कामों में होता है जो बच्चों की किडनी को डैमेज कर सकता है। इसी डाइथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट वाला सिरप मध्य प्रदेश के मासूमों को पिलाया जा रहा था। छोटे बच्चों में प्रॉब्लम यह होती है कि उनका रीनल फंक्शन ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है 5 साल तक के बच्चों में। तो हम उनके अभी जो दवाई देते हैं बच्चों के अंदर यूजुअली हम दिन में 2 ही बार प्रिस्क्राइब करते हैं कोई भी 12 वाली, क्योंकि किडनी में इतना वो नहीं होता कि वो उसको झेल सके उस लोड को, क्योंकि निकलना अल्टीमेटली किडनी से ही करके, और इतने मेजर अमाउंट के अंदर आपने डाल दिया उसको प्रिजर्वेटिव के लिए, तो डेफिनेटली ये कि बड़ा कारण रहा जिस कारण से ये रीनल शटडाउन के अंदर चला गया। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार तो शासन की पुरानी परंपरा के हिसाब से काम कर रही थी। जांच करेंगे, रिपोर्ट आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शायद सरकार को कुछ और बच्चों की मौत का इंतजार था। भला हो तमिलनाडु सरकार की रिपोर्ट का, जो कई और मासूम बच्चों को सिरप की मौत मरने से बचा लिया। अब रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कदम उठाए हैं कि ये दवा अगर कहीं उपलब्ध है तो बिक्री और वितरण तत्काल प्रभाव से रोका जाए। दवा को जब्त किया जाए और उसे नष्ट न किया जाए जब तक आगे का आदेश न मिले। इस दवा के नमूने लेकर तुरंत जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब DTL भेजे जाएं। इस कंपनी की अन्य बैचों की दवाओं की भी जांच सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा सरकार ने सार्वजनिक हित में कंपनी श्रेयसन फार्मास्यूटिकल की अन्य दवाओं की बिक्री और वितरण भी अस्थायी रूप से रोके जाने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को सतर्क निगरानी रखने के लिए कहा गया है ताकि ये दवा बाजार में ना बिके। रिपोर्ट में ये पाया गया कि 48.6% DEG मिलाया गया है, जो कि एक जहरीला पदार्थ है और जो किडनी में सीधा असर डालता है, आप देख सकते हैं। लेकिन आपको इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ एक पेज हमारे पास और है जो गाइडलाइन को बताता है कि आखिर गाइडलाइन क्या कहती है DEG के इस्तेमाल को लेकर के। उसको देख करके आप चौंक जाएंगे। DEG का इस्तेमाल सिर्फ 0.1% किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो परमिसिबल लिमिट है उससे 450 गुने से भी ज़्यादा, 480 गुने के लगभग इसमें ये जहरीला पदार्थ DEG मिलाया गया, जिसकी वजह से बच्चों की किडनियां खराब हुई। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देश पर कोल्ड ड्रिफ्ट जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए, सबसे प्रथम तो ये जो दुर्घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और इसकी वृहद जांच की ज़रूरत है। और दोनों तरीके से जांच होती है। जांच एक फोरेंसिक जांच भी होती है और उसके साथ साथ जो एक मेडिकल बोर्ड और टीम होती है, खासतौर से FDA द्वारा भी इसकी जांच की जा सकती है, जानी चाहिए और की जा रही है, जिसका आपने जिक्र किया है। अब जब तक इन जांचों के परिणाम सामने नहीं आ सकते, हम डेफिनेटली ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि मृत्यु इस वजह से हुई है। काश कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव माखन चोर को न्याय दिलाने और गाय की सेवा से थोड़ा समय निकाल पाते और मध्य प्रदेश के अस्पतालों की सेहत का हाल ले पाते, तो हो सकता है कि 9 मासूम बच्चों की वक्त से पहले मौत नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जहरीले कफ सिरप को लेकर सरकार चैन की नींद सोती रही, क्योंकि सरकारों की फितरत ही ऐसी होती है कि जब तक कुछ मौत नहीं होती तब तक वो एक्शन लेने में रुचि नहीं दिखाती। वैसे 10 बच्चों की मौत हुई या ये संख्या ज्यादा है, इस पर भी अभी साफ साफ कहना मुश्किल है, क्योंकि एक परिवार ने दावा किया है कि उनके बच्चे की भी कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से जान गई है, जबकि सरकार 9 बच्चों की मौत का ही दावा कर रही है। कोल्ड ड्रिफ्ट नाम की सायरप दिया जो शासन ने अभी प्रतिबंध लगाया है, और टैबलेट दिया था, उसको 2 दिन तक पिलाने के बाद बच्चे को 22 तारीख से रात के 12 बजे से उल्टी चालू हो गई, तो बच्चे ने 2 तारीख को दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की भजन लाल सरकार की भी नींद टूटी है। राजस्थान में 2 बच्चों की कफ सिरप से मौत के बाद कायसन फार्मा की सभी 19 तरह की दवाओं के वितरण पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया गया है। हैरानी की बात है कि एक तरफ हम विश्व गुरु बनने के बड़े बड़े दावे करते हैं और दूसरी तरफ मासूम बच्चों को खांसी में कफ सिरप के नाम पर जहर पिला देते हैं।
मध्य प्रदेश की सरकार ने मान लिया कि कफ सिरप में जहर मिला है। इसके बाद ही दवा कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया गया। लेकिन राजस्थान की भजन लाल सरकार को अभी इस पर शक है। प्रदेश में 3 बच्चों की मौत के बाद भी राजस्थान की सरकार कफ सिरप को मौत की वजह नहीं मान रही। उस खांसी की सिरप देते ही है ना, मैंने 24 तारीख को दवाई दी तो वो बच्चे मतलब उसको लेते उल्टी कर दिए। 1 घंटे बाद में दोनों बच्चे एक साथ बेहोश हो गए। करीब 1 बजे उसको दवाई 1 ढक्कन दी, 2 ढक्कन दे के उसको पर सुला दिया, फिर वो बेहोशी की बेहोश हो गया 4-5 बजे। 27 तारीख को सुबह 4 बजे उसकी लैब पर मिली थी खांसी किसी चीज से, मतलब बेहोश हो रहे हैं बच्चे। इसकी 2 जांचें करी है, इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। ठीक है मंत्री जी, हमने आपकी बात मान ली। राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी आप संभाल रहे हैं, तो आपको ही कफ सिरप के बारे में ज्यादा खबर होगी। आप जो कह रहे हैं उसके मुताबिक हमने मान लिया कि बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन से नहीं हुई, क्योंकि आप जांच करवा रहे हैं और जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी, जरा ये बताइएगा कि अगर जांच में बच्चों की मौत के पीछे खांसी वाली दवा की ही भूमिका सामने आई, तब क्या आप उन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? ये भी बताइए कि राजस्थान के जो माता पिता कफ सिरप से अपने बच्चों की मौत का दावा कर रहे हैं, क्या वो गलत है? हमने निष्पक्ष होकर इसकी पूरी जांच की। हमारे ड्रग कंट्रोलर ने और RMSCL जो दवाई खरीदती है, ये दोनों ने मिलकर इसकी 2 जांचें करी है। इसके अंदर कोई ऐसी पदार्थ नहीं पाई गई जो जानलेवा हो सकती है। हम आपको आगाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की ही सरकार वाले मध्य प्रदेश के मंत्री भी पहले कफ सिरप को बच्चों की मौत की वजह नहीं मान रहे थे। फिर उन्हें तमिलनाडु सरकार की एक रिपोर्ट मिली और उनकी आंखें खुल गई। बाकी तो प्रदेश में आपकी सरकार है और सरकार अभी जांच कर रही है। ये जो है, ये दवाई है, ये 1,33,000 लोगों का सेवन कर चुके हैं इसकी दवाई के। यही कॉफ मेडिसिन का 1,33,000 पिछले महीने में शायद कितने 13-14 हजार का सेवन किया था। तो हम ये नहीं कह रहे कि हमने जब सैंपलिंग कर ली है, अगर जनता को आशंका हो कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी सोर्स से हम सैंपल करा सकते हैं, उसका दोबारा करा लेंगे, दोबारा करा लेंगे। वैसे राजस्थान सरकार ने तो शुक्रवार को ही बच्चों की मौत पर अपने स्वास्थ्य विभाग को क्लीन चिट दे दी थी। कह दिया था कि जिन बच्चों की मौत हुई है उन्हें संदिग्ध सिरप लिखी ही नहीं गई थी। हमारा काम जो है RMSCL का काम ये कि दवा की जो डिमांड आती है उसको प्रोक्योर करके हम फील्ड में DDW के माध्यम से फील्ड में बेचते हैं। अब दवा जो लिखने का काम है, जो देने का काम है, वो मेडिकल जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो करते हैं। तो अब वो उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हैं, वो निर्धारित हम RMSCL में नहीं करते हैं। हम केवल डिमांड हमारे को प्राप्त होती है और डिमांड के आधार पे खरीद के हम हमारी DDW पे भेजते हैं। DDW से जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना इंडेंट जारी करके और वो प्राप्त करते हैं। अब ये भी अजब है कि केंद्र सरकार ने दवा के फॉर्मूले पर बैन लगा दिया है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार दवा में कोई दोष ही नहीं मान रही। वहीं इस मामले पर राजस्थान के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। अब बात बरेली की करेंगे, जहां बुलडोजर पॉलिटिक्स फुल एक्शन में है। 26 सितंबर की हिंसा के बाद आरोपियों के अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज डॉक्टर नफीस के मैरिज हॉल पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। डॉक्टर नफीस पर मौलाना तौकीर रजा के साथ मिलकर हंगामा, उपद्रव करने का आरोप है। अब बरेली में एक तरफ बुलडोजर का बल दिख रहा है, दूसरी तरफ बुलडोजर एक्शन पर प्रदेश की राजनीति तेजी से सुलग रही है। तो एक तरफ बरेली में हिंसा आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चला, दूसरी तरफ योगी की पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बरेली की तरफ चलने नहीं दिया। माता प्रसाद पांडे, इकरा हसन, जियाउर रहमान वर्ग, पुलिस ने सबका रास्ता रोक लिया। हालांकि जो अपनी चाल चला वो सिर्फ प्रशासन का बुलडोजर है। बरेली में 26 सितंबर के हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है।
शनिवार को हिंसा के एक आरोपी डॉक्टर नफीस के अवैध बारात घर पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस बल की मौजूदगी में 2 से 3 बुलडोजरों ने अवैध निर्माण को ढहाया। के दिन बवाल हुआ था इस संबंध में, क्योंकि रजा को जेल भेजा जा चुका है, वहीं उसके राजदार नफीस को भी जेल भेजा जा चुका है। तो प्रशासन अब नफीस की संपत्ति पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। अलग अलग समय पे जो हमारी सड़कों पे या नालों पे इंक्रोचमेंट हुए हैं, उनके विरुद्ध जो है अभियान चलाया जाता रहा है। उसी क्रम में आज यहाँ पे कनानी मार्केट में भी चलाया जा रहा है। हालांकि बरेली नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन का हिंसा विवाद से कनेक्शन नहीं बताया। कहा कि यह अवैध निर्माण के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। दूसरी तरफ विपक्ष योगी सरकार पर बुलडोजर एक्शन के बहाने मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहा है। इन्हीं सियासी आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने शनिवार को बरेली जाने की कोशिश की। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी लखनऊ से बरेली जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर पर ही रोक दिया। कहा कि वहाँ 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी है और आपके जाने से वहाँ का माहौल उग्र हो जाएगा, जबकि हम माहौल उग्र कहाँ करने जा रहे थे। अब अगला निर्णय क्या है? आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना देंगे, क्या करेंगे? अभी हम अपने लोगों से जो प्रतिनिधिमंडल है सबसे बात करते, तय करते क्या करना है। इसके अलावा रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी, कैराना सांसद इकरा हसन, संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क और मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक को पुलिस ने गाजियाबाद से वापस भेज दिया। सुबह जैसे ही एसपी डेलीगेशन ने बरेली की तरफ जाना प्लान किया, पुलिस ने शांति और अमन बिगड़ने का हवाला देकर उनकी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। आज हमारे समाजवादी पार्टी के प्रमुख माननीय अखिलेश यादव जी ने एक डेलीगेशन बनाया था, जो बरेली के लोगों के ऊपर जो एक पहाड़ टूटा हुआ है, उन लोगों की पीड़ा को जानने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और उनको एक रिपोर्ट बना करके उसके बाद में उनको किस तरह से हम लोग इंसाफ दिला सकते हैं, उसके लिए डेलीगेशन आज जाना चाहता था। लेकिन अफसोस है कि हमको रात से ही, मेरे घर पे भी रात से पुलिस लगा दी गई और हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से तानाशाही उत्तर प्रदेश में चल रही है। पहले हमें संभल जाने से रोका गया, लेकिन हम फिर भी दोबारा गए और आज यहाँ से रोका गया है, हम फिर भी दोबारा जाएंगे। ये कब तक हमें रोकेंगे? अब समाजवादी पार्टी नेताओं को बरेली जाने से रोकने पर विपक्षी पार्टियां भड़की हुई हैं। योगी सरकार के रवैये को तानाशाही करार दे रही हैं। किसी लड़ाई करने तोड़ने जा रहे हैं, वहाँ के हालात जानने जा रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं, पुलिस किस तरीके से बर्बरता कर रही है, किस तरीके से हिंदू और मुसलमान के झगड़े लगाने के लिए खुद सरकार इस समय पर काम कर रही है, उसके लिए वो वहाँ पर जाते हैं, जिनको रोकने का काम गलत है। तो बरेली में आज प्रतिनिधिमंडल को न जाने देना, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण, समाज के बंटवारे की साजिश रच रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। किसी भी कीमत पर 2027 में इस प्रदेश के युवा, किसान, आम आदमी, दलित, पिछड़े महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये लोग बरेली जाकर दंगा कराने की कोशिश में थे। देखिए, किसी डेलीगेशन को, किसी पार्टी के डेलीगेशन को अगर कहीं पे जाना है सिंपैथी में किसी के लिए, तो उसको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो जाने से पहले मीडिया को लेके साथ में जाएंगे, अगर वो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि हम आ रहे हैं, हमें पकड़ लो, तो ये तो जाने की मानसिकता ही नहीं लगती है ना जी। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधिमंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। फिलहाल 26 सितंबर की हिंसा को लेकर प्रदेश की सियासत लगातार सुलग रही है। इस हिंसा के बहाने हिंदू मुस्लिम वाली धार्मिक राजनीति तेजी से चिंगारियां पकड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जिस वक्त योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है, उसी वक्त भारत से करीब 5,860 किलोमीटर के फासले पर मॉरिशस से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ एक बड़ा बयान सामने आया और ये बयान दिया भारत के मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई ने। CJI B.R. गवई मॉरिशस में सर मॉरिस वॉल्ट मेमोरियल लेक्चर के तहत
रूल ऑफ लॉ विषय पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कुछ ऐसा कहा है जिसने देश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। बुलडोजर एक्शन पर देश में बहस एक बार फिर तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने मॉरिशस में जो टिप्पणी की है, उसने बुलडोजर एक्शन पर विवाद को एक बार फिर सत्ता के केंद्र में ला दिया है। CJI ने कहा है कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है। इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। भारत में शासन मनमानी या ताकत से नहीं चलता, बल्कि शासन संविधान और कानून से चलता है। कानून के राज का मतलब है सबको कानून का पालन करना होगा। आम नागरिक हो या सत्ताधारी, सबको कानून का पालन करना होगा। इतिहास में कई बार कानून का नाम लेकर अन्याय भी किया गया। CJI गवई ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त वक्त पर रूल ऑफ लॉ यानी कानून के राज को मजबूत किया है। इससे पहले उन्होंने यह भी कहा था कि 24 सितंबर को जो बुलडोजर एक्शन के खिलाफ उन्होंने आदेश दिया था, वो उनके लिए संतोषजनक रहा। अब CJI के बयान को राजनीतिक दल अपनी अपनी सियासी सहूलियत के हिसाब से डिकोड कर रहे हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस से भी अदब के साथ कहूंगा, मॉरिशस में बुलडोजर नहीं चल रहे, बुलडोजर भारत में चल रहे हैं और आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि न्याय सबके साथ होना चाहिए, न्याय व्यवस्था कानून व्यवस्था से ही सरकार चलती है। यहाँ कोई जल्लाद बन जाए और बुलडोजर की बात करे तो ये उचित नहीं है। इसी के लिए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है। भारत संविधान से चलता है, कानून से चलता है और हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि जो सरकार है उसकी प्रतिबद्धता भी संविधान के प्रति है और जो न्यायिक प्रणाली है, हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनका भी सम्मान है और उनकी आस्था भी संविधान में है और नागरिकों की आस्था भी संविधान में है। CJI की टिप्पणी पर सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि विपक्ष की तरफ से बीजेपी राज में जारी बुलडोजर एक्शन का विरोध होता रहा है। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का हथियार बताता रहा है। यूपी सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बुलडोजर चलाकर 64,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया है। वहीं अखिलेश यादव कह चुके हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। बहुत गहरी बात कही है कि कोई सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। जो बुलडोजरी न्याय है, जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिसको न्याय का आदर्श समझ रही है, उस पर बहुत ही गहरी टिप्पणी करा है CJI साहब ने। फिलहाल CJI की टिप्पणी से बुलडोजर पॉलिटिक्स एक बार फिर तेज है। आने वाले दिनों में बुलडोजर एक्शन पर न्याय अन्याय वाली बहस और तेजी पकड़ सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है वो सवाल जिनका आपसे है सीधा सरोकार। विकास के दावों के बीच कड़वी हकीकत ये है, आजादी के 78 साल बाद भी आम आदमी बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार और सिस्टम से गुहार लगा रहा है। एक तो मांग पूरी नहीं होती, पूरी हो भी गई तो अनदेखी और लापरवाही की ऐसी कहानी शुरू हो जाती है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वक्त आ गया है आप अपने हक के लिए उस कुव्यवस्था के खिलाफ घंटी बजाएं जो आपको लाचार बना रही है। यहाँ पे हो जाती तो तुरंत सुविधा तो मिलती। इस
अस्पताल तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बनाना भूल गए। आप देखिए, करोड़ की लागत से तैयार की गई गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग आम लोगों के लिए खोली क्यों नहीं गई है? बिहार में मुजफ्फरपुर के सरैया में आज से करीब 19 साल पहले एक रेफरल अस्पताल बनाया गया। सोच ये थी शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर अस्पताल बन जाएगा तो आसपास के लोगों को सुविधा होगी। 5 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ में अस्पताल बन भी गया, लेकिन यह अस्पताल कभी शुरू हो ही नहीं पाया। वजह यह है स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को टेक ओवर ही नहीं किया। अब हालात ये हैं कि अस्पताल खंडहर बन चुका है, लोग परेशान हैं, लेकिन चुनाव के मौसम में नेता इस मुद्दे का समाधान निकालने के बजाय सियासत करने में जुटे हुए हैं। सिस्टम की लापरवाही के चलते आम आदमी सरकारी सुविधाओं से कैसे महरूम होता चला जाता है, बिहार के मुजफ्फरपुर का ये अस्पताल उसका प्रमाण है। उन्नीस साल पहले मुजफ्फरपुर के सरैया में 40 बेड का ये अस्पताल बनकर खड़ा हो गया था। तब से खड़ा ही है, कभी चालू नहीं हो पाया। वक्त के साथ खंडहर में तब्दील जरूर हो गया। कौन कहेगा इस इमारत का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि मरीज यहां आए और ठीक होकर घर जाएं, लेकिन अब तो यह अस्पताल खुद के इलाज के लिए तरस रहा है। देखिए, वायरिंग जो है वो कटे हुए हैं, दरवाज़ा जो है वो गायब है, पूरा कचरा जो है वो यहाँ पे जमा है, पंखा बत्ती तक जो है चोर यहाँ से खोल कर ले गए हैं। अभी भी यहाँ पे चोरी होती है, स्थानीय लोग जो हैं ये बता रहे हैं। देखिए स्थिति क्या है, कितनी जर्जर स्थिति है, पूरी तरह से एक खंडर में जो है वो तब्दील हो चुका है। देखिए दरवाज़ा जो है वो यहाँ पे गायब है। देखिए मैं आपको और यहाँ पर जो वायरिंग वगैरह है वो सब भी लेके चले गए। हम निरंजन से कहेंगे कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए सब कुछ जो है वो यहाँ से गायब है। ऐसे में सवाल ये है कि 19 साल से ये अस्पताल शुरू क्यों नहीं हुआ? एक अस्पताल खंडहर कैसे बन गया? अस्पताल को खंडहर बनाने का जिम्मेदार कौन है? आरजेडी के शासन में 5 करोड़ की लागत से इस रेफरल अस्पताल का निर्माण हुआ था। 2006 में तब के स्वास्थ्य मंत्री चंद्र मोहन राय ने इसका उद्घाटन किया। उस वक्त यहाँ के लोगों को लगा अब उन्हें इलाज के लिए 1 घंटे का सफर तय कर शहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये ऐसा सपना है जो कभी अपना नहीं होगा। चंद्र मोहन राय के बाद से इन 19 सालों में 6 स्वास्थ्य मंत्री बिहार में बदल चुके हैं। 2008 से 2010 तक नंदकिशोर यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2010 से 2013 तक अश्विनी कुमार चौबे, 2015 से 17 तक तेज प्रताप यादव, 2017 से 2022 तक मंगल पांडे, 2022 से 2024 तक तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री रहे। मौजूदा वक्त में मंगल पांडे एक बार फिर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। मतलब 19 साल में यह अस्पताल 7 स्वास्थ्य मंत्री देख चुका है, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य मंत्री ने इस अस्पताल को देखने की जहमत आज तक नहीं उठाई, जिसका नतीजा यहाँ की बदहाली की ये तस्वीर है, जिसके कारण आज भी यहाँ के लोगों को इलाज के लिए 40 किलोमीटर दूर बड़े सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है। 2006 में अस्पताल के उद्घाटन के बाद इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन शुरू किया गया था। वो भी इसलिए क्योंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर हो गई थी, जिससे लोग आए दिन हंगामा करते थे। लेकिन 7 साल बाद यानी 2013 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
यहाँ से 2 किलोमीटर दूर अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया। उसके बाद से इस अस्पताल में ना कभी कोई डॉक्टर आया, ना मरीज। वक्त बीतता गया, लेकिन अस्पताल चालू नहीं हुआ। सोचिए, एक सरकार 5 एकड़ में 5 करोड़ खर्च करके अस्पताल बनाती है। एक स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का उद्घाटन करता है, शिलापट पर अपना नाम गुदवाता है। अस्पताल में 40 बेड का इंतजाम किया जाता है, जरूरी उपकरण लगाए जाते हैं, लेकिन ये सब सिफर हो जाता है क्योंकि बिहार का स्वास्थ्य विभाग इस अस्पताल को टेक ओवर ही नहीं करता। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका सीधा सीधा जवाब तो किसी के पास नहीं है। हाँ, मौसम चुनावी है तो सियासी रोटी सब सेक रहे हैं, फिर चाहे बीजेपी हो या आरजेडी। अभ्यस्त हो चुकी है जनता। इस सरकार को हम सुधार नहीं सकते, किसी विभाग को सुधार नहीं सकते हैं। और जब नहीं सुधरेगा तो बदलेगी सरकार, जनता तो ठीक कर देगी। फिल्टर है जनता, वहाँ तो सब कुछ छन जाता है। कुछ जगह है जहां भवन का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन अस्पताल सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। अगले चरण में जहां जहां पे आधारभूत संरचना मजबूत हो चुकी है, जहां अस्पताल के भवन बन चुके हैं, जहां पे सारी व्यवस्था हो चुकी है, वहां 24 घंटे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद रहे, यही हमारा अगला चरण है। एबीपी न्यूज ने जब इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बात की तो उनका कहना था, ये 20 साल पुराना मामला है, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में इसके बारे में पता करूंगा कि क्यों ऐसा हुआ है, जानकारी लूंगा, उसके बाद इस मसले पर बातचीत करूंगा। बिहार सरकार एक के बाद एक चुनावी रेवड़ी बांट रही है। महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले जा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के भत्ते में बढ़ोतरी की गई। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। युवाओं को सीएम ने नकद प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत 12वीं क्लास पास करने वाले छात्रों को 4,000 रुपए, आईटीआई या डिप्लोमा धारकों को 5,000 रुपए और इंटर्नशिप करने वाले ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 6,000 रुपए प्रति महीना मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर के अस्पताल के लिए सरकार के खाते में फिलहाल कुछ नहीं। अगर यह जो है उद्घाटन रेफरल अस्पताल में हो जाता है तो मुजफ्फरपुर जिला के पश्चिमी क्षेत्र के सारे गरीबों के लिए यह जो है बहुत ही सुखदायक होगा। 1 लाख से ऊपर आबादी का फायदा होगा। रेफरल जो हम लोग जाते हैं मुजफ्फरपुर में, कोई घटना हो जाती है, अचानक दौड़ के जाना पड़ता है, जाते जाते आदमी गुजर भी जाता है। यहाँ पे हो जाती तो तुरंत सुविधा तो मिलती। 19 साल में एक बच्चा बालिग हो जाता है, उसे वोट का अधिकार मिल जाता है, वो अपनी पसंद की सरकार चुनता है। लेकिन इस 19 साल में इस अस्पताल की किस्मत नहीं बदली। इसलिए उठाइए फोन और बजाइए घंटी ताकि सिस्टम तक आपकी आवाज पहुंचे। जिम्मेदार लोगों की नजर इस अस्पताल पर पड़े और ये 19 साल बाद ही सही चालू हो सके, ताकि यहाँ के लोगों को अस्पताल होते हुए भी इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर का सफर न करना पड़े। आपको सुविधा देने के नाम पर सरकार आपसे ही टैक्स वसूलती है, लेकिन क्या इस टैक्स का फायदा आपको मिल रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि सरकार आपके टैक्स से मिलने वाला पैसा खर्च तो करती है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली सुविधा के नाम पर आम आदमी के हाथ झुंझुना लग रहा। शासन प्रशासन का काम होता है आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना, लेकिन देश के कुछ राज्यों में उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ सिस्टम की लापरवाही के कारण आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनने की बजाय जहन्नुम बनती जा रही है। सुविधाओं के नाम पर आम आदमी सालों उसका इंतजार ही करता रह जा रहा है। एमपी गजब है, यूं ही नहीं कहते। उज्जैन के इस सरकारी अस्पताल में उद्घाटन के बाद से आज तक कोई झांकने तक नहीं आया, जबकि इसका उद्घाटन खुद तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। लेकिन उसके बाद से न स्वास्थ्य मंत्री, न कलेक्टर, न सीएमओ, न डॉक्टर, किसी ने यहां आने की जहमत नहीं उठाई।
ऐसे में फिर मरीज तो क्या ही आते। इस अस्पताल की आलीशान इमारत को देखकर आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा, आखिर क्या कारण है 7 साल पहले जिस अस्पताल का धूमधाम से उद्घाटन हुआ, जिसकी दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर चस्पा किए गए, वो अस्पताल आज तक शुरू क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब अस्पताल के अंदर नहीं, अस्पताल के बाहर है। इस आलीशान अस्पताल के बाहर की तस्वीर बेहद बदरंग है। सरकार ने अस्पताल तो बना दिया, लेकिन यहां तक पहुंचने वाली सड़क बनाना शायद भूल गई। हाईवे से ये पूरा जो रास्ता है ये कहीं से कहीं तक अस्पताल मरीजों को लाने या कर्मचारियों को लाने के लिए बना नहीं है, जिसकी वजह से इस अस्पताल की उपयोगिता फिलहाल ये अस्पताल खंडेर में तब्दील हो रहा है। इसकी उपयोगिता पूरी तरीके से शून्य हो चुकी है। इस तस्वीर को देखिए और सोचिए, यहां तक एम्बुलेंस कैसे पहुंचेगी? इमरजेंसी में कोई बीमार कैसे पहुंचेगा? अब आप इसे सिस्टम की लापरवाही नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? आखिर 7 साल से शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है? 7 साल में यहां 100 मीटर सड़क क्यों नहीं बनी? 7 साल में इस अस्पताल की सुध क्यों नहीं ली गई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव से जब हमने इसका जवाब जानना चाहा, तो सुनिए ये क्या दलील दे रहे हैं। हाईवे से जो 400 मीटर का मार्ग है वो बनना बाकी है, उसका टेंडर हो चुका है। वर्षा ऋतु के कारण उसका काम चालू नहीं हो पाया था। अभी उसका जो एसडीओपी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वो बन रहा है रोड। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, क्या बारिश का मौसम 7 साल से जारी है? अब जब सिस्टम की लापरवाही की ये तस्वीर देश के सामने आ रही है, तब सड़क बनाने का टेंडर क्यों दिया जा रहा है? इस टेंडर को पहले देने से किसने रोका था? इस अस्पताल और कर्मचारियों के लिए घर बनाने में 22 करोड़ की लागत आई। पहले यह अस्पताल 100 बेड का बनना था, बाद में इसमें 50 बेड और जोड़ दिए गए। हॉस्पिटल बनना था पर वो जगह इन्होंने गलत चुनी। एक मरीज को डॉक्टर को दिखाना होगा तो 300-400 रुपए ऑटो वाले लेंगे। गरीब लोग तो जा ही नहीं सकते वहां तक, वो डिलीवरी वाले भी नहीं जा सकते हैं। अप्रोच रोड के कारण ही चालू नहीं हो पाया था, और भी कुछ खामियां थी उसमें, वो लगभग पूरी कर ली गई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार वाकई एमपी गजब है। बीजेपी विधायक मान रहे हैं सड़क नहीं होने के कारण अस्पताल चालू नहीं हो पा रहा, जबकि सड़क बनाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक दलील दे रहे हैं अस्पताल गलत जगह बनाया गया, लेकिन वो ये नहीं बता रहे इन 7 साल में उनकी भी सरकार मध्य प्रदेश में रही है, तब उन्होंने सड़क बनाने के लिए क्या किया? इन सब के बीच भुगत कौन रहा है? एक आम आदमी जो टैक्स भरता है, वोट देता है। ये संज्ञान में आया है और भवन जो है बनकर तैयार है बिल्कुल, और जो अप्रोच रोड है उसकी भी स्वीकृति हो गई है और उस पर भी कार्य जल्दी शुरू किया जाकर उस मार्ग को कंप्लीट कराकर हॉस्पिटल को शुरू कराया जा रहा है। बात बदहाली, सिस्टम की लापरवाही, लोगों को उनकी जरूरत से महरूम रखने की हो रही है, तो राजस्थान कैसे पीछे छूट सकता है? भीलवाड़ा के अंटाली में करोड़ों की लागत से बना तहसील भवन 1 साल से तैयार है, फिर भी जनता के काम नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अब तक इसका उद्घाटन ही नहीं हुआ, जिससे यहाँ का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ा है। रजिस्ट्री करवाने कोई भी आता है तो यहाँ से शंभूगढ़ जाना पड़ता है, शंभूगढ़ से वापस हुडा जाना पड़ता है, जो पब्लिक चक्कर काट रही है। हम ग्रामवासियों की सबकी यही समस्या है कि तहसीलदार जी की पोस्टिंग होने के बाद में भी आदमियों को 50-60 किलोमीटर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज ने स्थानीय विधायक से इस बारे में बात की, तो वो इस बात से ही मुकर गए कि इमारत 1 साल से बनकर खड़ी है। अंटाली का जो तहसील कार्यालय की बिल्डिंग है, ये अभी लगभग 1.5-2 महीने पहले कंप्लीट होकर के ठेकेदार जी ने हैंड ओवर करी है। उसके बाद बारिश बहुत ज्यादा होने के कारण बीच में कोई कार्यक्रम बन नहीं पाया। इसी महीने में हम लोग कलेक्टर साहब से और इन सब से मिलकर के इस तहसील कार्यालय का लोकार्पण करके इसको जल्दी चालू करने वाले हैं। मतलब 1 साल से इमारत बनकर खड़ी है,
1 साल से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो नींद से जागने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब इन्हें नींद से जगाने का समय आ गया है, जिसके लिए आपको बजानी होगी घंटी। नेता भाषणों में बड़ी बड़ी बातें और वादे करते हैं, शिलापट में अपना नाम देखकर गदगद हो जाते हैं, इसके बाद उद्घाटन की खानापूर्ति करके चले जाते हैं, फिर कभी वापस झांकने नहीं आते। उधर एक आदमी इसी इंतजार में सालों काट देता है कि वक्त बदलेगा, उसे वो सुविधा मिलेगी जिसका वो हकदार है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सिस्टम की लापरवाही की ये कहानी बिहार, राजस्थान या एमपी के किसी गांव तक ही सीमित नहीं है। चकाचौंध से रोशन शहरों का भी यही हाल है। बस यहाँ लोगों को अस्पताल की जगह किसी और चीज के उद्घाटन और फिर चालू होने का इंतजार है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम अपनी चमक धमक के साथ साथ अपने ट्रैफिक के लिए भी मशहूर है। यहाँ की सड़कों में जाम लगना अब आम बात है, जिसकी एक बड़ी वजह पार्किंग की समस्या भी है, खासकर यहाँ के बाजारों में, जिसमें सदर बाजार भी शामिल है, जहाँ ट्रैफिक और अवैध पार्किंग से लोग परेशान हैं। हम तो चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी ये पार्किंग चालू हो और ये जो जाम आप देखते हैं इस समस्या का समाधान हो। को अपनी गाड़ी या अपना जो वाहन है कहाँ छोड़ना पड़ता है, कितनी दूर छोड़ना पड़ता है? लेके ही नहीं आते बच्चे और हस्बैंड लेके ही नहीं आते, कहते हैं गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, जगह ही नहीं है यहाँ कहीं। कस्टमर आते हैं, गाड़ी पार्किंग ना होने की वजह से वापस चले जाते हैं। हम पिछले 3, 4, 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये पार्किंग खुल जाए तो कुछ हमारा काम धंधा चले। पार्किंग की समस्या खत्म करने के लिए सदर बाजार और सोहना चौक के पास नगर निगम ने मल्टी लेवल पार्किंग तैयार की है। करीब 54 करोड़ की लागत से बनी इस 6 मंजिला पार्किंग में 206 कार और 190 बाइक खड़ी हो सकती है। 3rd फ्लोर पर इस पार्किंग में ये देखिए चार्जिंग स्टेशन तक बनाए गए हैं, यानी कि वो गाड़ियां जो कि ईवी होंगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, उनके चार्ज करने की जगह भी बनाई गई है। 14 पैनल्स बनाए गए हैं, यानी कि सभी सुविधाओं के साथ में ये पार्किंग स्पेस जो है वो लैस है, बनी हुई है उसमें सुविधाएं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर अब तक इसे आम लोगों के लिए खोला क्यों नहीं गया है। बावजूद इसके लोगों को जाम की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा, क्योंकि करीब 1 साल होने के बावजूद इस मल्टी लेवल पार्किंग को शुरू ही नहीं किया गया है। ₹54 करोड़ की लागत से तैयार की गई गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग करीब 1 साल से तैयार हो जाने के बावजूद आम लोगों के लिए खोली क्यों नहीं गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैं अपनी टीम के साथ चीफ इंजीनियर से लेकर विधायक तक पहुंची, लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब देने से अधिकारियों ने सीधा मना कर दिया। बिहार एमपी का अस्पताल हो या फिर गुरुग्राम की मल्टी लेवल पार्किंग, सिस्टम की लापरवाही के कारण आम आदमी को इसकी सुविधा नहीं मिल पा रही। इसलिए इसके खिलाफ आपका घंटी बजाना जरूरी है, ताकि लोगों के हक पर हथौड़ा ना चल सके। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था उत्तराखंड का युवा पेपर लीक होने के बाद सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, जिसके खिलाफ आपने घंटी बजाई और उसका जोरदार असर हुआ। उत्तराखंड सरकार ने पेपर लीक की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, तो एक बार फिर उठाइए फोन और बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते हुए सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।